हेलो फ्रेंड्स, अब हम एसी सिंगल फेज प्रणाली में शक्ति, ऊर्जा और पावर फैक्टर की बात करेंगे या फिर पावर, एनर्जी एंड पावर फैक्टर इन एसी सिंगल फेज सिस्टम के अंदर हम इन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पावर की। एसी सर्किट में पावर इन एसी सर्किट। तो हम एक बात बता दें, जो पावर होती है किसी भी एसी सर्किट की, जो पावर होती है वो तीन प्रकार की पावर होती है। जो पहली पावर होती है वो होती है वास्तविक शक्ति, दूसरी होती है प्रतिघाती शक्ति, तीसरी होती है आभासी शक्ति। इन तीनों पावर को दिखाने के लिए एक पावर ट्रायंगल दिखाया गया है फिगर नंबर 1 में। तो इस पावर ट्रायंगल में आपको ये बताया गया है कि किस शक्ति का किस शक्ति के साथ कैसा संबंध होता है। तो सबसे पहले हम बात करते थे ट्रू पावर की। जो ट्रू पावर होती है, जिसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, और ये जो पावर होती है सिस्टम के अंदर, ये पावर डिसिपेटिंग पावर होती है। ये जैसे कि मान लीजिए किसी रजिस्टर को हम किसी रजिस्टर के टर्मिनल पर हम कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उसके अंदर से करंट फ्लो होती है, तो वो जो पावर डिसिपेट करेगा उसको हम बोलते हैं एक्टिव पावर, ट्रू पावर, और इसका मात्रक वोल्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि ये पावर डिसिपेटिंग पावर होती है। ये पावर एक बार किसी लोड को दिया तो वो उसका यूज करके उसे खत्म कर देगा। जैसे कोई बल्ब है, बल्ब को अगर हम लाइट देंगे तो प्रकाश ऊर्जा देगा हमारे को, तो मतलब उसने इस पावर का क्या प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया। इस पावर को उसने क्या प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया। तो हम वापस तो उस बल्ब से उस प्रकाश ऊर्जा के माध्यम से लाइट तो नहीं बना सकते ना, किसी और माध्यम से तो हम बना सकते हैं। तो ये होगी ट्रू पावर, जिसकी यूनिट वोट होती है, जो डिसिपेट हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। दूसरी पावर होती है, इससे 90 डिग्री नीचे की तरफ एक पावर बनाई है रिएक्टिव पावर। इसको बोलते हैं प्रतिघाती शक्ति। इसकी यूनिट होती है VARS इसकी यूनिट होती है। ये पावर कैपेसिटर और इंडक्टर के माध्यम से स्टोर और ट्रांसफर की जाती है। ये पावर सिस्टम में कंज्यूम नहीं होती है। पहले क्या करेगा, इंडक्टर या कैपेसिटर सोर्स से पावर लेगा, फिर दूसरे साइकिल में वो सोर्स की पावर, इंडक्टर कैपेसिटर अपनी पावर उस सोर्स को वापस दे देगा। ठीक है। अब इन दोनों पावर, जो एक्टिव पावर है या ट्रू पावर है, और रिएक्टिव पावर या प्रतिघाती शक्ति है, इन दोनों का जो परिणाम निकल करके आता है, उस पावर को हम बोलते हैं अपेरेंट पावर या आभासी पावर। इसकी यूनिट होती है V इंटू आई, मतलब VI इसकी वोल्ट इंटू एम्पेयर इसकी यूनिट होती है। अब ये जो तीन पावर है, क्या इन तीनों पावरों में कोई संबंध होता है? तो हम जानते हैं कि अगर किसी क्वांटिटी को एक राइट एंगल ट्रायंगल के दो परपेंडिकुलर भुजाओं के माध्यम से दिखाया जा रहा है, तो जो तीसरी भुजा होगी उसका इन दोनों भुजाओं के साथ जो संबंध होगा वो ये होगा कि आभासी शक्ति का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस प्रतिघाती शक्ति का स्क्वायर। इसका मतलब अगर इस ट्रायंगल की बात करें हम, अगर ट्रू पावर को P से दिखाया गया है, रिएक्टिव पावर को PT से दिखाया गया है, और अपेरेंट पावर को PA से दिखाया गया है, तो PA का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर होगा, और इसका मात्रक होगा वोल्ट इंटू एम्पियर। जहाँ PA आभासी शक्ति, ये आभासी है, P वास्तविक शक्ति, और PT अपघटी शक्ति या VAR में है। इस तरीके का एक पावर ट्रायंगल बन करके निकल करके आता है। तो ये एसी सर्किट में पावर होते हैं, ये तीन तरह की, जिनमें ये संबंध होता है। अगर हम वास्तविक शक्ति की बात करें कि डिटेल में वास्तविक शक्ति क्या होती है, अगर वास्तविक शक्ति को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना चाहे तो P वास्तविक इज इक्वल टू VI cos phi। ठीक है। एसी सर्किट में पावर की गणना डीसी सर्किट से भिन्न होती है। एक्टिव पावर VI cos phi के द्वारा ज्ञात किया जाता है, जहाँ cos phi पावर फैक्टर होता है और cos phi पावर फैक्टर होता है, और इसके अंदर जो phi होता है वो वोल्टेज और करंट के बीच में
एंगल होता है जिसे हम फेज एंगल कहते हैं। और ये लोड शुद्ध प्रतिरोधक नहीं है और ना ही करंट और वोल्टेज इन फेज में है। तो वोल्टेज करंट का सिर्फ एक हिस्सा जो वोल्टेज के साथ इन फेज रहता है पावर उत्पन्न करेगा, जिसे वोट मीटर की सहायता से मापा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्टिव पावर को हम वोट मीटर की सहायता से मेजर कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी वास्तविक शक्ति। अब आती है प्रतिघाती शक्ति। तो प्रतिघाती जो शक्ति होती है उसको हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं, और इसका VI के टर्म्स में अगर कोई इसकी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू VI साइन फाई। ठीक, और ये जो साइन फाई है, ये जो थीटा है, इसको थीटा भी कह सकते हैं हम, ये जो एंगल होता है वो करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल होता है। कि करंट का वह भाग जो वोल्टेज से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज में रहता है, उसी करंट का यहाँ प्रयोग होता है। कंडेंसर, इंडक्टर, AC ऊर्जा संग्राहक दूसरी ओर इसे स्रोत को वापस करते हैं। इस प्रकार की स्थानांतरित पावर रिएक्टिव पावर कहलाती है, जिसे VA रिएक्टिव या VARS में मापा जाता है। ट्रू पावर की तरह रिएक्टिव पावर में उपयोगी कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, ट्रू पावर जो होती है उससे हम वो हमारी कंज्यूमेबल होती है, उससे हमारा इक्विपमेंट चलता है, लेकिन रिएक्टिव पावर उपयोगी नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं अपेरेंट पावर की। जो अपेरेंट पावर होता है VPA, उसको हम VI से शो करते हैं। आभासी शक्ति की गणना उसी तरह से की जाती है जिस प्रकार से धारा की गणना वोल्टमीटर और अमीटर की सहायता से की जा सकती है। तो आभासी शक्ति की बात करें तो हम आभासी शक्ति को कैसे मेजर कर सकते हैं। अगर हम किसी लोड के अंदर पावर आभासी शक्ति निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करें, उस लोड के समानांतर में तो एक वोल्टमीटर और सीरीज में हम अमीटर लगा दें, और वोल्टमीटर और अमीटर की रीडिंग को अगर हम बस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अपेरेंट पावर या आभासी शक्ति हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम हमने जो इस पूरे में बात करी, हम एक थीटा की बात कर रहे हैं या फाई की बात कर रहे हैं, हमें थीटा फाई दोनों एक ही क्वांटिटी को शो हो रहा है, फेज एंगल। ये फेज एंगल क्या होता है, पावर फैक्टर के कंसेप्ट में ये फेज एंगल बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम बात कर लेते हैं फेज एंगल की। तो फेज एंगल की बात करते हैं तो फेज एंगल जो होता है ना, फेज एंगल का कोस अगर आप निकालेंगे तो वही पावर फैक्टर हो जाएगा। मतलब हम कहते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है, कोस थीटा। और ये जो कोस थीटा, ये जो थीटा है ना, यही फेज एंगल है। और ये फेज एंगल क्या है, ये फेज एंगल है। अगर किसी सर्किट में वोल्टेज और करंट एक ही डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री का फेज शिफ्ट है। तो ये 0 डिग्री का फेज शिफ्ट है। अगर मान लीजिए कोई कैपेसिटिव सर्किट है या रेजिस्टर के साथ किसी कैपेसिटर को हमने लगा दिया है, तो उसके वोल्टेज और करंट में एक फेज एंगल आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं थीटा। कि वोल्टेज और करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगी, दोनों आगे पीछे हो जाएंगी। ठीक है, आगे पीछे हो जाएंगी। अगर मान लीजिए करंट आगे है तो उसको हम बोलते हैं लीडिंग पावर फैक्टर। हमेशा जो रेफरेंस माना जाता है इसके अंदर, रेफरेंस हम मानते हैं वोल्टेज को। वोल्टेज के रिस्पेक्ट में अगर करंट थीटा डिग्री आगे है तो इसको बोलते हैं लीडिंग पावर फैक्टर। और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट थीटा डिग्री पीछे है तो उसको हम बोलते हैं लीडिंग पावर फैक्टर। लेकिन जो कंपेयर करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ही कंपेयर करेंगे। अगर आगे की तरफ है तो लीडिंग और पीछे की तरफ है तो लैगिंग। और यदि वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है तो हमें पता है cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो पावर फैक्टर तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो फेज एंगल होगा वो 90 डिग्री है। बच्चा क्या करता है, cos 90 थीटा 90 तो पावर फैक्टर तो 0 होगा, लेकिन फेज एंगल 0 नहीं होगा। फेज एंगल ही कहता है कि 0 हो गया, लेकिन फेज एंगल 0 नहीं होता। ये होता है फेज एंगल। इस फेज एंगल की मदद से ही हम क्या निकाल पाते हैं, पावर फैक्टर। क्योंकि पावर फैक्टर जो क्या होता है, इस फेज एंगल का कोसाइन ले लें हम, तो कोसाइन लेंगे, किसी भी एंगल का कोसाइन लेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा। तो इस कोस थीटा को ही हम पावर फैक्टर कहते हैं। अगर हम पावर ट्रायंगल से भी हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं।
पावर ट्रायंगल में आप देखिए, यहाँ पर देखिए हमारा पावर ट्रायंगल है, ये हमारा पावर ट्रायंगल है जिसमें ट्रू पावर है और अपेरेंट पावर है, और ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो हम कोस थीटा नहीं लिख सकते क्या? कोस थीटा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, अगर हम इस ट्रायंगल में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? आधार बटे कौन? तो ये आधार नहीं है क्या? आधार ही तो है। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री ले, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लेते हैं अपन इसमें, तो ये आधार नहीं है क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कौन। तो आधार में क्या आ रहा है? ट्रू पावर जो वोट्स में होती है, और कर्ण में क्या रहा? अपेरेंट पावर जो कि VA में होती है। तो कोस थीटा इसी तरीके से हम लिख सकते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू पावर, ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर, या फिर कोस थीटा इज इक्वल टू वोट अपॉन VA भी लिख सकते हैं, जहां पर ये एंगल क्या होता है? ये जो थीटा होता है ये वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। अब देखो आप बोलोगे कि सर यहाँ तो जो एंगल दिखाई दे रहा है वो पावर के बीच का दिखा रहा है, आप वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कह रहे हो। तो बेटा ये एंगल जो आता है वो किसकी वजह से आता है? रेजिस्टर में तो आता नहीं है, कैपेसिटर और इंडक्टर की वजह से ही तो फेज एंगल आता है। तो कैपेसिटर और इंडक्टर की वजह से फेज एंगल आ रहा है, तो रिएक्टिव पावर भी तो कैपेसिटर और इंडक्टर की वजह से आती है। इसीलिए यहाँ पर इस एंगल को इस तरीके से दिखाया गया है। तो ये हमारा पावर फैक्टर हो गया, ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर, कोस थीटा इज इक्वल टू VT अपॉन VI या वोट अपॉन VI। जहां पर क्या समझना है, यहाँ पे ये समझना है जो VT है तो वास्तविक शक्ति है जो वोट में नापा जाता है, और कभी कभी हम किलो वोट में भी नाप सकते हैं। और इसी प्रकार वोल्टेज और करंट का गुणनफल जो होता है वो आभासी शक्ति होता है, उसे हम वोल्ट इंटू एम्पियर या कभी कभी KVA में भी नाप सकते हैं। लेकिन इस बात का हमको ध्यान रखना होगा, अगर मान लीजिए हमारे को वोल्ट दे रखा है और VA दे रखा है, तो या तो दोनों को वोट में रखो, यहाँ पर वोल्टेज एम्पियर में रखो, या फिर दोनों को किलो वोट में रखो या किलो वोट एम्पियर में रखो। ठीक है ना? ये तो मैक्स है कि भाई सेम चीज का ही हम डिवाइड लगा सकते हैं। ये हमारा फेज एंगल हो गया। पावर फैक्टर और फेज एंगल होते हैं ना, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर मैं ये कहूँ तो ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि फेज एंगल का कोसाइन लोगे तो ही तो पावर फैक्टर आएगा। ठीक है? और अलग अलग चीज का पावर फैक्टर अलग अलग होता है, जैसे हमने यहाँ पर आपको एक सारणी दिखा रखी है। अब एक बात और बताइए, क्या पावर फैक्टर की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है क्या? तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार यहाँ पर आप देखोगे तो कोस थीटा ही तो पावर फैक्टर होता है। तो कोस की वैल्यू +1 से ऊपर जाती है क्या? नहीं जाती। -1 से नीचे आती है क्या? नहीं आती। तो पावर फैक्टर जो होता है माइनस में नहीं होता है, 0 और 1 के बीच में ही होता है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि पावर फैक्टर हमेशा ज्यादा रहे, इसका मतलब 1 के करीब रहे। तो यहाँ पर पावर फैक्टर 1 या 1 से कम होता है, किंतु 1 से अधिक कभी नहीं होता। तो यहाँ पर हमने कुछ इक्विपमेंट दिखा रखे हैं, मतलब उपकरण और यंत्र बता रखे हैं, जिनका हमने मिनिमम और मैक्सिमम पावर बता रखी है, और उसका यहाँ पर हमने पावर फैक्टर दिखा रखा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो पावर फैक्टर की जो रेंज है यहाँ पर इतने सारे इक्विपमेंट की, सबकी जो पावर फैक्टर है वो 0 से 1 के बीच में ही है। ठीक, 0 से 1 के बीच में ही है। कहीं क्या कोई देखो यहाँ पर कोई फैक्टर पावर फैक्टर 1 से ज़्यादा है क्या? 0.7, 0.8, ज़्यादा से ज़्यादा 0.9 तक होगा, 0.85 तक है बस, और 0.5 से कर लगभग स्टार्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से आप ये हमारा पावर फैक्टर होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे टेबल फैन लिखा हुआ, देखो यहाँ पे टेबल और फैन, सीलिंग फैन का पावर फैक्टर 0.6, 0.7 के करीब होता है। और जो हमारे ये देखो विंडो टाइप एयर कंडीशन का पावर फैक्टर 0.8 होता है। कम किसका होता है पावर फैक्टर? फ्रिज है, ग्राइंडर है, ग्राइंडर का देखो 0.8 है, मिक्सर है 0.8 है, 0.75 है। ट्यूबलाइट का देखो आप, ट्यूबलाइट का पावर फैक्टर 0.5 ही होता है, कम होता है। ठीक है? तो ये हमारे पावर फैक्टर के बारे में बात है कि अलग अलग इक्विपमेंट का अलग अलग पावर फैक्टर होता है। ये तो बात आ गई पावर फैक्टर की। अब यहाँ पर देखो आप, एग्जॉस्ट फैन का पावर फैक्टर कितना है? 0.6 to 0.7, सीलिंग फैन का 0.5 से 0.7, टेबल फैन का 0.5 से 0.6। तो ये तीनों सीलिंग फैन है, कार्य प्रणाली एक जैसी है, तो इसके अंदर कैपेसिटर भी लगा होता है, इसलिए थोड़ा अच्छा है। ठीक है? तो ये इस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे
इक्विपमेंट है जिनके अलग अलग पावर फैक्टर है, लेकिन किसी का भी पावर फैक्टर 0 से कम नहीं है और 1 से ज़्यादा नहीं है, भले ही उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वोट कितनी भी हो।